हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बच्चों में कक्षा 10 का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, उस टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब आइएगा, इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और मतलब कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से प्यारे बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वन वन करके वन वन हेडिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए प्यारे, हमारे लेसन का नाम है, क्या नाम है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले यही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रासायनिक अपक्रिया होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग यही है कि रासायनिक अपक्रिया होता क्या है या केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात नहीं समझेंगे तब तक हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या समझना है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। तो अगर आपसे मैं इसकी जनरल में इसकी परिभाषा बताने की कोशिश करूं, जब कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे तो क्या करेंगे, कोई मिलकर ये क्या करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। अब इसी प्रकार के जो चैन बनते हैं, इन्हीं प्रकार के चैनों को हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि ध्यान देना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो या तो आपस में टूटेंगे या तो जुड़ेंगे, आपस में टूटेंगे या तो जुड़ेंगे। टूटने या जुड़ने के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, उन्हीं बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि मान लीजिएगा यहाँ पर ए है और इधर क्या है, बी है। दो पदार्थ हैं ए और बी, ये आपस में दोनों क्या करेंगे, मिलकर। अभी चाहे टूटे या जुड़े उससे मतलब नहीं है, ये आपस में मिले या टूट के या जुड़कर, ये क्या मान लो जुड़कर क्या बना दिए, ए बी बना दिए। क्या बना दिए, ए बी बना दिए। तो यही जो पूरी ये बना हुआ चैन है ना, इसी चैन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो पहले आइए इसकी एक परिभाषा पहले लिखते हैं। सभी लोग बच्चे डालेंगे इसकी परिभाषा। क्या डालेंगे, परिभाषा। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, तो लिखेंगे मेरे साथ। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या लिख सकते हैं जुड़े या टूटे, मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं तो उसी को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। या तो दो या दो से कह सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद को बनाना है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद को बनाना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। परिभाषा बच्चे बहुत सारे होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हमारे पास कार्बन है और प्लस क्या है, ऑक्सीजन है। तो ध्यान देना है, कार्बन एक भैया अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है। कार्बन ध्यान देना, ऑक्सीजन अलग अलग है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना दिए प्यारे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान देना, ये क्या है प्यारे, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब यही दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। अब कार्बन का जो गुण है, जो ऑक्सीजन का क्वालिटी है, ये दोनों को दोनों बिल्कुल अलग है। ये दोनों को दोनों बिल्कुल अपने आप में अलग है। पर वही देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर बिल्कुल क्या है, अलग है। तो कह सकते हैं ये दो के दोनों अलग पदार्थ थे, पर दोनों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। तो क्या हो गया, यही इसी प्रकार से जो बना हुआ रिएक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसी तरीके से, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे भैया, NaCl बना देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोडियम
क्लोराइड, क्या बोलते हैं भैया, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम लोग साधारण नमक जानते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण नमक। क्या कहते हैं भैया, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, इसी प्रकार से आप जितने भी एग्जाम्पल चाहे लिख सकते हैं। जैसे आपको और कुछ भी लिखना है, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम ले लिया प्लस क्लोरीन ले लिया। अब मैग्नीशियम क्लोरीन को जब रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान देना है, ये बनाता क्या है, MgCl2। अब ध्यान देना, इसको आप लोग बैलेंसिंग में ला लीजिएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग में लाना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग ला लीजिएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, आपको मैंने ये बात समझा दी है, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए यौगिक या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से बने प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपको बात समझ में आई, रासायनिक क्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ को बना दें। तो देखो, अब मैं उसे मजाक के पात्र में कर रहा हूँ, छोटे बच्चे ध्यान देना, बच्चे जिससे ऐसे समझ लो। अब रासायनिक क्रिया की परिभाषा समझना है, तो इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये है माता जी आपकी, इधर क्या है, पिताजी। माता जी पिताजी के मिलने से आप आ गए हैं, बच्चा आ गया है। तो बताओ, बच्चा जरूर इन दोनों का है, पर क्या सारी क्वालिटी इन दोनों से कम मिलता रहेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो जब ध्यान देना है, तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि रासायनिक अपक्रिया जब होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है। यहाँ तक अगर बातें समझ आए बच्चे तो साइड स्कैन ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए, अगर मैं अगली बात करूं तो रासायनिक अपक्रिया के द्वारा होने वाले परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक अपक्रिया के द्वारा अगर होने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है। जैसे प्यारे, मैं यही एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको मैंने पहले समझाया था। अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लो यहाँ सोडियम लिया प्यारे, और यहाँ क्या लिया, क्लोरीन लिया, सोडियम और क्लोरीन लिया, तो इससे क्या बन गया प्यारे, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया। तो जरा मुझे बताओ, ये जो सोडियम है ये तो सॉलिड फॉर्म में है, क्लोरीन किस फॉर्म में है भैया, गैस के फॉर्म में है, जबकि NaCl की बात करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो भैया जब यहाँ से यहाँ तक गए ये पूरी चीज क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हब जो होता है इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो क्या परिवर्तन आएगा, अभिकारक से जब उत्पाद बना रहे हो, अभिकारक से जब उत्पाद को ले जा रहे हो, तो क्या परिवर्तन आएगा। तो आप बताओ भैया, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात होगी, क्या होगी, क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कोई अगर ठोस होगा तो हो सकता है वो गैस के फॉर्म में हो जाए, हो सकता है द्रव में हो जाए, या तो हो सकता है क्या हो जाए, द्रव हो जाए, ठोस हो जाए, तो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो पहली बात क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होंगे। अवस्था किसी का कितने प्रकार का हो सकता है, तो 3 प्रकार का हो सकता है। या तो प्यारी वो ठोस होगा, या तो वह द्रव होगा, या तो क्या होगा, गैस होगा। तो ध्यान देना है, तो सबसे पहला परिवर्तन आएगा उसके अवस्था में आएगा। क्या मैं दूसरी बात करूं तो क्या इनके रंग में भी परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन किसमें होगा, रंग में परिवर्तन। क्यों रंग में परिवर्तन होगा, अब भाई यहाँ से कुछ भी रंग होगा उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर देखा जाए जो Fe है, अगर लोहा है तो लोहा जैसे ही जल के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। वही कापर जैसे ही जल के संपर्क में आता है, जंग लगता है तो हल्का कैसा हो जाता है, नीला टाइप का हो जाता है। वही चांदी जब आता है संपर्क में तो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो क्या रंगों में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात रंग में क्या हो रहा है, प्यारे परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरी चीजें क्या हो जाएंगी, रंग में परिवर्तन हो जाएंगी। अगर मैं तीसरी बात कहूंगा तो क्या भाई रंग में जो परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है स्वाद में भी तो परिवर्तन होगा। क्या हो जाएगा, स्वाद में अगर मैं इसको टच लेना ही जाऊँ, उसका अगर देखना चाहूँ तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। चौथी बात क्या हो सकती है, क्या अगर स्वाद की बात करेंगे मतलब बेटा यहीं पर आ जाएगा क्या, pH मान। क्या हो जाएगा, pH मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो पहली बात क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा, स्वाद में परिवर्तन होगा, pH मान में परिवर्तन हो जाएगा, और उसके अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ साथ भैया अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर हो सकता है भाई ना, अगर मैं अगली बात करूँ तो इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई ठोस में होगा, रूप में परिवर्तन मतलब कर सकता है, आकार में,
जैसे रूप में आकार में परिवर्तन हो सकता है, जैसे आयतन में है तो हो सकता है, किसी भी हो सकता है, इसका रूप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अगर जब भी रासायनिक क्रिया द्वारा अगर परिवर्तन होगा तो क्या क्या परिवर्तन आएगा भैया, उसके अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा, उसके रंग में परिवर्तन आएगा, जब भी अभिकारक से उत्पाद जाएंगे तो उसके रंग में परिवर्तन आएगा, उसके स्वाद में परिवर्तन आएगा, पीएच मान में परिवर्तन आएगा, उसके रूप में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो उसके अंदर क्या होंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो बताइए जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बदलाव आता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये सभी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग बढ़िया से यहाँ नोट बनाइएगा, आपके एग्जाम होने से पहले, फरवरी से पहले मैं दिसंबर भर में पूरे सिलेबस को 10 के जितने भी साइंस के सिलेबस है पूरा क्या करूंगा, अपलोड करवा दूंगा। अब आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको जाने वाला नहीं है कक्षा 10 में बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गया? अच्छा, यहीं पर एक पॉइंट बेटा एक्स्ट्रा में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब भी अगर ध्यान देना आप लोगों को बेटा अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो कम से कम ध्यान देना है 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के कम से कम परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। तो 1 से 20 तत्व के 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात सूत्रों को लिखना आना चाहिए, समझ रहे हैं। ये कुछ पॉइंट है जो बेसिक चीजें हैं आपको आना ही चाहिए। अगर ये आता रहेगा तो आपको किसी भी चीज को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मैं देखूंगा एक दिन के क्लास में इन सभी बेसिक चीजों को आपको मैं क्या करूंगा, सिखा दूंगा। एक वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इन सभी को सूत्र बनाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, तत्वों को याद करना, उसमें मैं कई सारे तत्वों को आपको क्या करूंगा, याद करवा दूंगा यौगिकों को, जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। यहाँ तक की अगर बातें समझ आ गई बच्चे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक क्रिया द्वारा होने वाले परिवर्तन आपको समझ में आ गया। जब भी अभिकारक से उत्पाद बनाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अगली बार चलते हैं। अगली बार देखते हैं एक चीज होता है बेटा भौतिक अवस्था। क्या होता है? भौतिक अवस्था। तो जरा समझिएगा भौतिक अवस्था किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे भौतिक अवस्था की बात करूं तो ध्यान देना है, जब कोई भी पदार्थ हो किसी भी पदार्थ के रूप, आकार, रंग किसी में भी परिवर्तन करें, पर परिवर्तन करने के पश्चात अगर वह पुनः अपने पुराने अवस्था में वापस आ जा रहा है तो समझ लेना वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, भौतिक अवस्था। क्या मैंने बताया? जब किसी भी पदार्थ के रंग रूप आकार आदि में परिवर्तन किया जाए परंतु वह अपने पुराने अवस्था में वापस आ जाए। अगर अपने पुराने अवस्था में वापस आ जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था का नाम जानते हैं। वापस आ जाए तो उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे? भौतिक अवस्था कहते हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं कि भौतिक अवस्था कहते हैं तो ऐसे मतलब इसको एग्जाम्पल समझे तो बेटा समझ जाएगा। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल से। जैसे प्यारे ध्यान देना है, हमारे पास क्या है? पानी है। क्या बेटा? पानी है, H2 है। और जो H2 है आप ये जानते हो कि ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया? ये ध्यान देना है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ध्यान देना है, ये द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब हमने क्या किया, इस पानी में टेम्परेचर को क्या किया, तापमान को कम कर दिया। क्या किया? तापमान को कम कर दिया। और जैसे तापमान को कम किया तो ये पानी जो द्रव अवस्था था इससे ये क्या बन गया प्यारे? बर्फ बन गया। क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब बर्फ बन गया तो बताओ ये किस अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में आ गया। किस अवस्था में आ गया? ठोस अवस्था में आ गया। तो बताओ द्रव से ये किस में चला गया? ठोस में चला गया। तो बताओ द्रव से जब ठोस में गया तो इसके अवस्था में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? इसके अवस्था में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर किसी अवस्था में परिवर्तन तो आ गया, बात सही है। और बताओ इस बर्फ में अगर हम लोग तापमान को बढ़ा दें, तो अगर हम लोग तापमान को बढ़ा दे रहे हैं तो बताओ वह पुनः बर्फ
फिर से द्रव अवस्था में आ जाएगा, पानी की अवस्था में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, जब किसी भी पदार्थ के रंग रूप आकार आदि में परिवर्तन किया जाए परंतु वह अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो जैसे देखिए पानी में तापमान कम किया तो क्या बन गया प्यारे, बर्फ बन गया। क्या बन गया, बर्फ बन गया। और यही बर्फ फिर ध्यान दीजिएगा, बर्फ में फिर तापमान को हमने बढ़ा दिया तो यही बर्फ पिघल कर फिर से क्या बन गया, पानी बन गया। तो बताओ ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, भौतिक अवस्था। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं तो आप एक और देख सकते हैं, जैसे जल का जलवाष्प बनना, जल का जलवाष्प बनना भैया। अब बताओ ये जो जल है प्यारे, ये द्रव अवस्था में है कि नहीं है, फिर से ये द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था में होने कारण यहाँ पे हमने क्या किया प्यारे, तापमान बढ़ा दिया। अब बताओ जब इसका तापमान बढ़ा दिया तो यही जल अब क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। अब यही जल जब वाष्प में बदल गया तो बताओ ये गैस के फॉर्म में हो गया। अब किसमें हो गया, ये गैस अवस्था में हो गया कि नहीं हो गया, गैस अवस्था में हो गया। और जैसे ये गैस अवस्था में हो गया तो मतलब अब ये क्या हो गया, जहाँ द्रव अवस्था था वहां से गैस अवस्था हो गया। तो बताओ भौतिक अवस्था हुई नहीं हुई। पर हाँ, अगर ये वापस फिर से जल बनेगा तभी भौतिक अवस्था कहलाएगी। तब बताओ आपको थोड़ी सी बात नहीं पता होगी, जब हम लोग 165 मीटर वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है प्यारे, कम हो जाता है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। अब बताओ प्यारे, यही वाष्प जब ऊपर जाएगा तो तापमान में क्या आएगा, तापमान में कमी आएगा। क्या आएगा, तापमान में कमी आएगा। और जब तापमान में कमी आएगा तो यही वाष्प किसमें तब्दील होगा प्यारे, तो ध्यान देना है, बादल के रूप में होगा। किसमें होगा, बादल के रूप में होगा। अब यही बादल फिर क्या कराएगा प्यारे, ये क्या कराएगा, वर्षा कराएगा। तो बताओ यही जल फिर वर्षा के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बताइएगा जो जल अभी वाष्प बना था वही ऊपर जाने पे क्या हो गया, क्योंकि ऊपर जाएगा तापमान घटेगा तो ये बादल का क्या होगा, संघनन होगा। ये बादल क्या होंगे, तापमान जब कम होगा तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया चलेगी, संघनन की प्रक्रिया चलेगी। अब यही संघनन से फिर क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। अब यही बादल फिर वर्षा के रूप में कहाँ जाएंगे, जमीन पे आ जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, कोई जल से वाष्प बना, वाष्प से फिर से क्या बन गया, जल बन गया। तो इस प्रकार की अवस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पानी का बर्फ बनना, जल का जलवाष्प बनना या जल का बादल बनना, जो भी अगर प्रश्न पूछेगा तो जिनको वापस ला सकते हो वो सभी भौतिक अवस्था। जैसे मान लो हमने लोहे से क्या बना दिया, कार बना दिया। तो लोहे से कार तो बन गया, फिर वही कार को अगर पिघला देंगे तो फिर हमको लोहा वापस मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो कैसी अवस्था हो जाएगी प्यारे, भौतिक अवस्था। तो क्या बातें समझ में आ गई है? अगर बातें समझ में आ गई बेटा इसको सर्च कर ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आज चलते हैं फिर अब इसके बाद समझते हैं रासायनिक अवस्था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं भौतिक अवस्था बात। ये भौतिक अवस्था समझ चुके बेटा, तो हम लोग आते हैं रासायनिक अवस्था पे। अब रासायनिक अवस्था क्या कहता है कि जिनके अंदर, ध्यान देना, जब भी किसी पदार्थ के रंग रूप अवस्था में परिवर्तन किया जाए, जब भी किसी पदार्थ के रंग रूप अवस्था में परिवर्तन किया जाए तो वह पुनः अपने पुरानी अवस्था में वापस न आए। और पुरानी अवस्था में वापस न आएगा तो उसी को हम लोग रासायनिक अवस्था के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे प्यारे सभी लोग। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, लिखेंगे जब किसी पदार्थ में उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन किया जाए परंतु वह अपने पुराने अवस्था में वापस
न आए तो इसे रासायनिक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रासायनिक अवस्था कहते हैं। मतलब जब भी किसी पदार्थ के उसके रंग रूप आकार में परिवर्तन किया जाए और वो अपने पुराने अवस्था में अगर वापस नहीं आता है, तो अगर अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है, इस प्रकार के, ध्यान देना है, इस प्रकार के परिवर्तनों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा प्यारे, अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे, जैसे लिया कागज का जलना। क्या देखा? कागज का जलना। अब बताओ, ये जो कागज है, तो कागज एक देखा जाए तो एक पदार्थ है हमारे पास, पर बताओ यह कागज जो है, यह कागज जब जला, कागज को हमने क्या कर दिया? जला दिया। जब कागज को जला दिया तो इससे ये क्या बन गया प्यारे? राख बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया? राख बन गया, एस बन गया। अब ये बताओ, इस राख से क्या फिर से कागज बना सकते हो? बताओ भाई, क्या इस कागज को जो आपने जलाया, जलाने से क्या बन गया? राख बन गया। इसमें केमिकल परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, कागज से क्या बन गया? राख बन गया। पर क्या इस राख से कागज बना सकते हो? नहीं ना, नहीं बना पाओगे ना। अगर नहीं बना पा रहे हो तो किस प्रकार की अवस्था होगी? रासायनिक अवस्था के नाम से जानी जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि कागज से आप राख नहीं बना सकते। अच्छा बताओ बेटा, ये राख, ध्यान देना है, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। तो ध्यान देना, पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान ये राख पहुंचाती है, क्योंकि ये ऊपर जाके हमारे क्षोभ मंडल वाले परत के ऊपर जब जाएंगे समताप मंडल पड़ेगा और उसी में ओजोन परत पाया जाता है, वही जाके जम जाता है, जिससे टेम्परेचर को, ध्यान देना है, अंदर तो आ जाता है पर टेम्परेचर को वापस नहीं जाने देता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना होती है। आपका 5वां लेसन है ना फिजिक्स वाले में, हमारा पर्यावरण, तो हाँ मैं आपको समझाऊंगा इन्वायरमेंट के बारे में। देखिएगा, तो कागज का जलना। इसके अलावा प्यारे ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना, शरीर के अंदर होने वाली समस्त क्रिया रासायनिक अवस्था होगी। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा तो ध्यान देना, शरीर के अंदर जैसे पाचन, और तभी शरीर के अंदर जो अनाज आप खाते हैं, तो खाने के बाद उस अनाज का आपने पाचन करके, डाइजेशन करके, वहां से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबको ले लिया, तो बताइए क्या वही भाजन सेम टू सेम जैसा आपने खाया वैसा निकलता है क्या? कभी नहीं। तो ध्यान देना है कि पाचन जैसे आंतरिक श्वसन क्रिया, जाके ग्लूकोज जो विखंडन हो गया, क्या वही ग्लूकोज वापस आएगा? क्या कभी नहीं आएगा। तो कह सकते हैं श्वसन क्रिया, हृदय का रक्त परिसंचरण का चलना, या हृदय का पंप करना, या कह सकते हैं पाचन क्रिया होना, ये समस्त आंतरिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सब के सब कैसी अवस्था भैया है? रासायनिक अवस्था है। मतलब जो एक बार रिएक्शन हो जाए, एक बार परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होने बाद दोबारा अपने यूज में ना ला पाए। इसे तो कोयले का जलना, अब कोयला जल के एक बार राख हो गया, धुआं बन गया, तो क्या उस धुएं को पकड़ के फिर से कोयला बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो ना। तो ऐसे अवस्थाओं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसे अवस्थाओं को रासायनिक अवस्था के नाम से जानते हैं। पर प्यारे यहाँ से ध्यान देना, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताइएगा इसमें किस प्रकार की अवस्था होगी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, मोमबत्ती का जलना। अगर मैं आपसे कहूं मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की अवस्था होगी, जैसे देखिए मोमबत्ती को हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। ये फर्स्ट लेयर हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाते हैं, सेकेंड लेयर हो गया, इसके बाद इधर ध्यान देंगे, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? थर्ड लेयर। तो ध्यान देना है, मोमबत्ती जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें ध्यान देना कुल थर्ड लेयर आएगा। तो जो बाहरी वाला भाग होता है वो किस रंग का होता है? वो ध्यान देना पीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। सेकेंड वाला जो होता है वो ध्यान देना किस रंग का होता है? तो ध्यान देना है नीला रंग होता है। कैसा होता है? नीला रंग। और जो लास्ट वाला होता है वो कैसा होता है? काला रंग होता है। क्या होता है? काला रंग। तो ध्यान देना, जब मोमबत्ती में जो पीला रंग है ना, यह बताने की कोशिश करता है यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, इसीलिए यह ध्यान देना जो पीला रंग होता है किसमें चेंज हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। किसमें चेंज हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। अब आप ही सोचो, ये मोमबत्ती का बाहरी वाला लेयर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा मिलेगा नहीं मिलेगा? जब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा मिलता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है।
और जब पीला हो जाता है तो उसको जब जलाओगे तो ध्यान देना पीला रंग होगा तो ध्यान देना ऑक्सीजन की मात्रा जब भी अधिक रहेगा तो प्रकाशीय ऊर्जा में ज़्यादा होगा, उसमें ऊर्जा वहाँ क्या होगा, कम होगा। वही सेकेंड लेयर वाले जब आते हैं हम लोग तो सेकेंड वाले कंडीशन क्या दिखाती है, तो यहाँ ध्यान देना ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, किसके अपेक्षाकृत, पीले रंग के अपेक्षाकृत। इसीलिए यहाँ पे ऊष्मा क्या होता है, ज्यादा होता है, ऊष्मा ज्यादा होता है, ऊष्मा क्या होता है प्यारे, ज्यादा होता है क्या, नीले वाले रंग पे। और जो सेकेंड वाला भाग होता है यहाँ पे ध्यान देना है काला रंग जो होता है, यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए ध्यान देना प्यारे दहन प्रक्रिया नहीं होती है, दहन प्रक्रिया नहीं होती है। क्योंकि ध्यान देना है दहन प्रक्रिया किसने दिया है, केमिस्ट्री के पिता लेवेजियर ने दिया है। दहन प्रक्रिया किसने दिया प्यारे, तो ध्यान देना है दहन प्रक्रिया की बात करेंगे, दहन प्रक्रिया किसने दिया है, लेवेजियर ने दिया। किसने दिया है, लेवेजियर ने दिया। क्या है, और कहा ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही आग जलता है, आग जलता है। मतलब अगर ऑक्सीजन ऊपर रहेगा तभी तो आग जलेगा, अब ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगा। इसीलिए मोमबत्ती की जहाँ जो धागा वाला भाग देखोगे ना प्यारे, तो देखोगे काला रंग रहेगा, मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए दहन प्रक्रिया नहीं होती है। सेकंड वाले में ऑक्सीजन कम पहुंचता है इसलिए नीला जलता है, और जो फर्स्ट वाला होता है वहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचता है तो इसीलिए उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो पीले वाले में प्रकाश ज्यादा होगा, जलना कम होगा, ऊष्मा कम होगा। जैसे आप देखिए अपने घर पे जाइए, जो भी लड़कियां खाना बनाती होंगी, 10 में हो गई हैं लड़कियां तो खाना तो बनाती ही होगी, तो देखो जो अपने गैस को स्टार्ट करना, थोड़ा सा गैस को बढ़ा लेना, तो देखो कि जो गैस की जो ऊपर वाली लेयर होगा तो हल्का पीले में होगा, और गैस के एकदम नीचे वाले हिस्से थोड़ा सा हल्का नीचे जाओगे तो नीला दिखाई देगा, और वही जस्ट एकदम नीचे जाओगे जो एकदम जहाँ से जाली नुमा बना संरचना हो तो जहाँ से गैस निकलता है वो एकदम काला रहेगा। क्यों, तो जहाँ प्रकाश ज्यादा मिलेगा वहाँ पीला हो जाएगा, जहाँ प्रकाश कम रहेगा वो नीला रहेगा, और नीले वाले में ऊष्मा ज्यादा रहेगा। इसीलिए पूछा जाता है कि किस भाग पे ज्यादा ज्वलन फील होगा, पीले वाले पे कि नीले वाले पे, तो ज्वलन क्षमता ज्यादा महसूस कहाँ पे होगा, नीले वाले में, क्योंकि वहाँ हीट ज्यादा होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उबलते हुए पानी पे या भाप से, दोनों से किस पे जलने में ज्यादा ज्वलन क्षमता महसूस होगी, तो क्या होगी भैया, क्योंकि भाप में ऊष्मा अधिक होती है और जबकि उबलते हुए पानी में ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। तो जो भाप वाला पानी होगा उससे जलेंगे तो आपको ज्वलन क्षमता क्या होगी, ज्यादा। ऐसे ही पीले वाले भाग या नीले वाले भाग किससे जलने क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ध्यान देना ज्वलन क्षमता सर्वाधिक किस में होगी, तो नीले वाले भाग में होगी। तो ध्यान देना यहाँ से बात हो रही है कि मोमबत्ती की जलना किस प्रकार की क्रिया है, तो ध्यान देना प्यारे इसमें दो चीजें हैं, मोमबत्ती में दो चीजें हैं, मैं इधर बता दे रहा हूँ। ध्यान देना है मोमबत्ती में दो चीजें होती हैं, एक तो प्यारे क्या होता है, धागा होता है, और दूसरा क्या होता है, मोम होता है। अब मोम बताओ पिघल जाता है, मोम क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और धागा जल के क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो धागा जल के राख हो गया तो राख से फिर धागा नहीं बना सकते ना, और जब पुराना नहीं बना सकते हो तो तब किस प्रकार की अवस्था हो जाएगी, रासायनिक होगी नहीं होगी। राख को जलाकर धागा नहीं बना सकते, राख से धागा नहीं बना सकते, तो क्या होगा, किस प्रकार की अवस्था, रासायनिक। और वही मोम जो पिघला हुआ है, पिघला हुआ मोम है, जो पिघला मोम है, इस पिघले हुए मोम को फिर से अगर लुंडी चाहेंगे तो बना लेंगे तो फिर से मोम बन जाएगा। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो ध्यान देना है भौतिक अवस्था। इसलिए जब मोमबत्ती जलता है उसमें दो क्रिया होती हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों। भौतिक क्या होगा, मोम का पिघलना, तो मोम जो पिघलेगा तो उसे फिर से लुंडी बना के मोमबत्ती कैंडल की तरह मोम की तरह तैयार कर सकते हैं। पर उसमें जो धागा जलेगा तो उससे क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, और राख जब बन जाएगा तो राख से फिर हम लोग धागा नहीं बना सकते हैं, तो किस प्रकार की अवस्था होगी, तो रासायनिक अवस्था होगी। तो इसमें रासायनिक और भौतिक अवस्था दोनों होता है, इसलिए मोमबत्ती जलता है इसमें दोनों घटनाएं घटती है, भौतिक और रासायनिक दोनों। तो हमको लगता है यह बात तुमको बेहतर समझ में आ गई होगी प्यारे कि भैया कि क्या होता है रासायनिक अवस्था और क्या होता है भौतिक अवस्था। अब मोमबत्ती जलता है तो क्या कंडीशन लागू होता है, क्या नहीं लागू होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके अलावा ध्यान देना बेटा, ये हम मान लेते हैं कि अभी आपको ये इसका पार्ट 1 है। ये क्या है भैया, आपको क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रासायनिक क्रिया का एवं समीकरण का पार्ट 1 है। इसके बाद जस्ट हम लोग आप समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के लिखने का नियम क्या होता है, और प्लस रासायनिक समीकरण को बैलेंसिंग किससे करते हैं। तो इन सभी टॉपिकों को एक साथ डाल दूंगा जिससे आप आसानी से इसको आप बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर बोर्ड के पेपर में फिक्स होता है, समझ रहे हैं। तो आप क्लास 10 वाले बच्चे इसको अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिएगा। और जितने भी अभी एग्जाम आपको होने में समय है उसके पहले मैं पूरी साइंस सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट जो होंगे आपको पूरा करवा देंगे। तो आप लोग को आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बेटा, एक तो मैंने आपको भौतिक अवस्था बता दिया हूँ, इसके आधार रासायनिक प्रक्रिया कहते किसे ये समझा हमने, रासायनिक क्रिया परिवर्तन, पहले रासायनिक प्रक्रिया कहते किसे ये समझ लिया प्यारे।
फिर हमने क्या समझ लिया है, रासायनिक क्रिया से होने वाले परिवर्तन। फिर इसके साथ साथ हमने क्या समझा, भौतिक अवस्था किसे कहते हैं। और फिर इसके बाद हमने क्या समझा, रासायनिक अवस्था किसे कहते हैं। तो ये सभी बातों को हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो आपका जाएगा जिसमें हम लोग बैलेंसिंग करना सीखेंगे, तो आपकी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अच्छा, जिन बच्चों को इन सभी क्लासों का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद गुरुकुल, जहाँ से ये सभी क्लासों के अपडेट और प्लस इसके PDF को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बच्चे सभी लोग नोट्स बनाएंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।